प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों और बहनों, अभी जो समय चल रहा है वो रबी की बुवाई का समय चल रहा है और रबी की प्रमुख फसलों में सरसों, तारामीरा और चना जो है वो प्रमुख फसलें मानी जाती है। सरसों और तारामीरा को हम रबी की प्रमुख तिलहनी फसलें कहते हैं और चना जो है वो रबी की दलहनी फसलों में से एक माना जाता है। इन तीनों ही फसलों को अगर सही तरीके से उगाया जाए तो इसमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे सरसों, चना और तारामीरा की उन्नत कृषि क्रियाएं किस तरह से करें। लेकिन आइए उससे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सेगमेंट की, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा, बढ़ानी होगी किसानों की आय। आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाएगी तारबंदी योजना। प्रदेश में कुसुम कंपोनेंट ए योजना अब 31 मार्च 2022 तक। किसान भाई काले गेहूं की खेती से कर सकते हैं मोटी कमाई। और रबी फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। प्रदेश में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान के 63वें स्थापना दिवस का समापन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने काजरी के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से कहा कि काजरी ने किसानों के लिए मूंग, मोठ और ग्वार जैसी कई फसलों के उन्नत बीज तैयार करके दिए हैं, लेकिन अब उनके सामने नई चुनौती किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। अब आय आधारित खेती को बढ़ावा देना होगा। श्री चौधरी काजरी के 63वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने काजरी के अब तक के प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SRS राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह ने काजरी में औषधीय पौधों पर किए गए कार्यों को बेहतरीन बताया। काजरी निदेशक डॉक्टर OP यादव ने संस्थान की वर्ष भर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। आवारा पशुओं के कारण किसान खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पशुओं के झुंड पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तारबंदी की सहायता से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। प्रदेश में सरकार ने तारबंदी योजना शुरू की है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के तहत किसान अपने खेतों के चारों तरफ कांटेदार जाल लगा सकते हैं। इस योजना में कृषि विभाग किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये प्रति किसान अनुदान देता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को राज साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना में कम से कम 3 किसानों का एक समूह होना चाहिए, लेकिन किसान समूह के पास 12 बीघा पक्की भूमि का होना अनिवार्य है। जरूरी दस्तावेजों में किसान के पास खेत की नवीनतम जमाबंदी, नक्शा ट्रैश, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, सहमति देने वाले किसानों के शपथ पत्र और राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना कुसुम कंपोनेंट ए के लिए आवेदन तिथि को बढ़ा दिया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि कुसुम कंपोनेंट ए योजना के लिए आवेदन की तिथि तो बंद की जा चुकी थी, लेकिन किसान इसके लिए लगातार संपर्क कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब किसान बंजर अथवा अनुपयोगी जमीन में सौर ऊर्जा लगाने के लिए 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत जिन किसानों ने बैंकों में सुरक्षा राशि जमा की थी
और उन्हें किसी कारणवश लोन नहीं मिल पाया है, ऐसे किसानों के पैसे वापस किए जा रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि योजना की खास बात यह है कि इसके लिए किसानों को महज 10% राशि ही देनी होती है। प्लांट की कुल लागत में से 30% राशि केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार देगी। इसके साथ कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में 30% रकम नाबार्ड और अन्य बैंकिंग संस्थान फाइनेंस करेगा। पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी के वैज्ञानिकों ने काले गेहूं की किस्म विकसित की है। यह किस्म रोगों से लड़ने के लिए सक्षम है और साथ ही किसान भाई इस किस्म से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। काले गेहूं की इस नई किस्म को पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी ने विकसित किया है। इस किस्म में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द और एनीमिया जैसे रोगों में काफ़ी कारगर है। गौरतलब है कि काले गेहूं की खेती भी रबी मौसम में की जाती है। हालांकि इसकी बुवाई के लिए नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। काले गेहूं के लिए नमी का होना बेहद ज़रूरी है। नवंबर माह के बाद काले गेहूं की बुवाई करने पर पैदावार में कमी आती है। वहीं इसकी खेती में पहली सिंचाई बुआई के 3 हफ्ते बाद करनी चाहिए। इसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और बालियां निकलने से पहले दाना पकते समय सिंचाई अवश्य करें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें किसान रबी फसल के लिए बीमा प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए अपनी फसलों का बीमा कराना चाहिए। इसके तहत अधिकांश राज्यों में खरीफ फसलों के लिए बीमा क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फसल ऋण लिया है, उनकी फसल स्वचालित रूप से बीमा के दायरे में आती है। अन्य किसान अपनी पसंद के अनुसार फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और खसरा नंबर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। वहीं इसके साथ खेत में फसल की बुआई का प्रमाण भी देना होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को फसल बोने के 10 दिनों के भीतर बीमा पॉलिसी लेनी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपने नज़दीकी बैंक में भी जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रबी की बुवाई का समय चल रहा है और रबी के अंतर्गत जो है वो सरसों, तारामीरा और चना जो है प्रमुख फसलें मानी जाती है। अब बात आती है कि कैसे हम सही तरीके से इनकी बिजाई करें, इनकी जुताई करें, किस तरह से हम सही तरीके से कृषि आदानों का प्रबंधन करें और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इन तमाम बातों पर जानकारी लेंगे और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ शामिल हुए हैं हमारे आज के खास विशेषज्ञ डॉक्टर BL यादव जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और लेते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्रफल पे सरसों की खेती होती है और हमारा जो खाद्य जो तेल है वो सरसों से प्राप्त होता है हमारे को। और सरसों सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में हम किसान भाई हमारे लेते हैं। लेकिन बात यह आती है कि हमारी जैसे खेत में नमी है तो उसी के हिसाब से बुआई होती है। यदि सितंबर के महीने तक बारिश होती है तो उस नमी का उपयोग करते हुए हमारे किसान भाई खरीफ की फसलों के बाद में या खाली खेतों में सरसों की बुआई करते हैं। तो उस टाइम में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक असिंचित परिस्थितियों के लिए हमारे किसान भाई सरसों की बुआई कर सकते हैं। और उसमें इस प्रकार से सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों को कि हमारे को ऐसी प्लानिंग करनी है कि जैसे ही रबी खरीफ की फसलें कटे उसके बाद में तुरंत उन खेतों को जोत करने के बाद पाठा लगा दे, जिससे नमी संरक्षित हो सके। अन्य प्रकार के जैसे खरपतवार हैं, अन्य प्रकार के पौधे हैं, उसको निकाल दे उसमें से। और उसके बाद नमी संरक्षित करने के बाद और हमारे जो बीज है उन्नत बीज का चयन करना है हमारे को। जो हमारी किस्में हैं सरसों के लिए उन्नत किस्मों का चयन करेंगे। जैसे सरसों की बात करें, सबसे पहले बात आती है कि T59 है, पूसा जय किसान है, हमारी जो है लक्ष्मी है, स्वर्ण ज्योति है
RS 406 है, RS 749 है, गिरिराज है, NRCDR 2 है और RS 725 किस्में हैं। लेकिन बारानी खेती के लिए मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो सरसों की RS 406 जो किस्म है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बारानी खेती में लगाने के बाद बहुत अच्छा उसका उत्पादन मिलता है। तो हमारे किसान भाई ऐसी किस्मों का चयन करें। और सिंचित परिस्थिति है हमारे पास, पानी की सुविधा है, सिंचाई देके हम सरसों की फसल लगाना चाहेंगे तो 15 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक हम सरसों की फसल लगाएंगे। और सबसे समस्या हमारे आती है कि कुछ बीमारियां भूमि जनित होती है, कुछ बीज जनित है। तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को कभी नहीं भूले, सबसे पहले बीजोपचार करना है, क्योंकि बीजोपचार का बहुत छोटी सरल क्रिया है, उसको हम करके करेंगे तो ये दोनों प्रकार की बीमारी है या कीड़े हैं उनसे हमारे को निजात मिल जाता है। बीजोपचार हम बात करें तो सबसे पहले सरसों की जो बीज है, जो पहले से बीज उपचार आता है नहीं आता है, तो हम लोग उस बीज को 2.5 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके हम लगाएंगे खेत में, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा हमारा जो बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की, कि हमारे पोषक तत्वों की बचत हो या उसकी उपयोगिता बढ़े हमारी भूमि में, तो सबसे पहले हमारा एजेटोबैक्टर 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लगाएंगे, उसको उपचारित करेंगे। उसके बाद में हम छाया में उसको सुखा के फिर 5 से 10 ml PSB कल्चर, जो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में या फास्फोरस को भूमि से उपलब्ध कराता हमारी फसल को, तो करीबन हमारे इस प्रकार से उपचारित करेंगे तो हमारे रोगों का भी निदान होगा। और दूसरा हमारा 15 से 20% पोषक तत्वों की बचत होगी। तो इस प्रकार से सरसों का ये हमारा बीजोपचार हो गया। उसके बाद में बीज की हम बात करें कि बीज हमारे को कितना लेना है, तो 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। यदि ज़्यादा हम बीज लेंगे तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे कम भी नहीं लेना है हमारे को। इसके बाद में आती है सबसे बड़ी बात, खरपतवार की समस्या आती है कि खरपतवार का कैसे हम प्रबंधन करें सरसों की फसल में। तो सरसों की फसल में सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना है कि खरपतवार के लिए प्रीमंजेंस, यानी फसल की बुआई के तुरंत बाद या बीज के उगने से पहले जो पेंडामेथिलिन नाम की जो खरपतवारनाशी आती है, 750 ग्राम सक्रिय तत्व है, उसको हम 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के, जो बाजार में जो हमारे को दवा मिलती है 30 cc की, उसको हम लोग लेके उसमें घोल बना के बिजाई के तुरंत बाद, बुआई के तुरंत बाद, लेकिन शर्त यह है कि उस खेत में नमी रहे, 100% नमी रहेगा तो ही हमको रिजल्ट मिलेगा। तो जितने भी प्रकार के रबी के खरपतवार है जो उगे हुए हैं, इमर्ज है, वो सारे कम हो जाएंगे। तो शुरुआत जब फसल उगती है उस टाइम में जो खरपतवारों का प्रतिस्पर्धा होती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद में जब फसल उग जाती है उसके करीबन 25 से 30 दिन बाद में, पहली सिंचाई के बाद में, हम लोग निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा जो नुकसान होता है खरपतवार के कारण से, उससे हम लोग हमारी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, इसी के साथ में सब पोषक प्रबंधन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों में पोषक प्रबंधन बहुत ही जरूर इस प्रकार से हम लोग करें, क्योंकि सिंचित परिस्थिति के लिए हमारे जो पोषक तत्वों की मात्रा है, हर साल या 2 साल से हम लोग 8 से 10 टन गोबर की खाद डालें हमारे खेत में, तो उत्पादन अच्छा आएगा। साथ ही हम लोग 60 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। यदि सल्फर का आप उपयोग नहीं करते हैं तो उस जगह हम 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर लास्ट जुताई के समय खेत में मिलाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, खेत में पानी की भी हमारे को बचत होगी। यदि पानी कम है तो वो दाना जो है बनता है उस टाइम में कच्चा दाना नहीं रहेगा, छोटा दाना रहेगा। और सल्फर का महत्वपूर्ण जो जरूरी होता है सरसों की फसल के लिए, क्योंकि तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तेल की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सरसों की खेती, हम लोग किसान भाई इस प्रकार से करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सिंचाई का विशेष हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सिंचाई हम 25 से 30 दिन पे करें, उसके बाद में जब फूल आए उससे पहले करें, और फूल आते समय नहीं करें, और उसके बाद में जब दाना बढ़ता हो उस टाइम में सिंचाई करेंगे किसान भाई, तो निश्चित रूप से हमारी जो उपज है, उपज और गुणवत्ता है, या रोग और बीमारियों में कमी आएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से सरसों की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसी के साथ में दूसरी फसल है हमारी दलहनी फसल है, जो मुख्य फसल है हमारे राज्य की। और दूसरा, दलहनी की बात करें हम, क्योंकि चना एक ऐसी फसल है कि जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जितनी भी दाल होती है उसमें 45% योगदान चने का अकेले का होता है, और चने में काफ़ी अच्छी प्रोटीन होती है। और दूसरे जो पोषक तत्वों की मात्रा हम माने, या आयरन जो इसमें माने, तो उसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। तो इसकी खेती हम किस हिसाब से करें कि हमारी गुणवत्ता में भी सुधार हो, उत्पादन भी प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई बढ़ा सके। तो सबसे पहले हम चने की खेती की बात करें कि चने की खेती सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में होती है, और ज़्यादातर असिंचित परिस्थितियों में चना होता है, क्योंकि चने की फसल के लिए समस्याग्रस्त या
जो समस्याग्रस्त मिट्टी या पानी ऐसी भूमि है तो वहाँ चने की खेती सफलतापूर्वक हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी भूमि का चयन करना, ऐसे पानी का चयन करना है। उसके बाद में खेती में हम बात करें चने की कि चने का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके, तो चने में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि उन्नत किस्मों का उपयोग करना, क्योंकि हम लोग बुआई करते हैं ऐसी निश्चित परिस्थितियों में जहाँ भी खेती होती है चने की, वहाँ ऐसी किस्मों का हम चयन करें कि वो उस कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सके। दूसरा, चने में और चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चने का पौधा छोटा होता है तो खरपतवार वगैरह की और समस्या भी बहुत आती है। तो सबसे पहले हमारी जो उन्नत किस्में हैं उसकी हम बात करेंगे। RSG 963 है, 973 है वैरायटी जो हमारी किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं। CSJ 515, RSG 974 है, GNG 1581 है, GNG 1488 है, GNG 1958 जो किस्में हैं, और GNG 2144 है। ये किस्में, इन किस्मों का हम उपयोग करते हुए यदि फसल लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे को अच्छा उत्पादन मिलेगा, और इसमें हमारे को इसकी गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी। जो दाने की साइज होती है या मार्केट में जो डिमांड होती है सभी किस्मों से अच्छी आती है। तो हम लोग इस प्रकार से इन किस्मों का चयन करें। फिर हम बात आती है कि बीजोपचार, क्योंकि चने की फसल में सबसे ज़्यादा शुरुआती अवस्था में बीज बोने के बाद पौधा उगता है तो वहाँ सूखा, जड़ गलन और कई प्रकार की जड़ गलन जैसी समस्या आती है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चने की फसल के लिए हम बीज को उपचारित करके ही उसको बुआई करें, क्योंकि चने का बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बीजोपचार का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले जितनी भी जो अपनी कवकनाशी है, जैसे 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से कार्बेंडाजिम जो दवा आती है उसका उपचार कर सकते हैं। यदि उसको नहीं लेते हैं तो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसको प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। पूरे बीज को सही तरीके से लगाए, जो सीड ड्रेसिंग जो मशीन आती है उससे हम लगा के उसको सही तरीके से उपचारित करेंगे। उसके बाद में चना एक दलहनी फसल है, उसके लिए राइजोबियम कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। तो इसके लिए राइजोबियम जो आजकल बहुत सारा जो है तरल जो तत्व मिलता है हमारे को, बायो फर्टिलाइजर, उसको 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से चने को हम लोग उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा छाया में सुखाने के बाद 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लोग PSP कल्चर से उपचारित करेंगे। दोनों उपचार करने के बाद हम बीज को छाया में सुखाए, और छाया में सुखाने के बाद उसको हम बुआई के काम में ले। लेकिन चने में मुख्य रूप से कुछ जगह ऐसी समस्या आती है कि वहाँ दीमक की समस्या आती है। जो पिप्रोनिल नाम की जो दवा आती है कीटनाशी 5SC, उसका 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार करेंगे तो सफ़ेद या आपका दीमक और अन्य प्रकार के जो कीड़े हैं उससे निजात मिल सकता है। और हमारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे समस्या आती है कि हम लोग बहुत सारे कीड़े हैं, इस प्रकार के जो कीड़े हैं वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। वहाँ हम जब खेत तैयार करते हैं तो लास्ट जुताई के समय में हम लोग 25 किलोग्राम जो 1.5% जो क्विनाल्फास आता है उसको खेत में बिखेर के उस खेत में भूमि उपचार करें तो भी हम लोगों को बहुत हद तक उसका जो है नुकसान से हमारी फसल को हम बचा सकते हैं। और बीज की हम बात करें, बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना बीज लेंगे, क्योंकि बीज चने की फसल के लिए बीज दर की मात्रा अलग अलग होती है। जो छोटी देसी जो किस्में हैं उसके लिए 50-60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। मध्यम प्रकार की जो होती है वो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है, पर्याप्त होता है प्रति हेक्टेयर। और जो देसी मोटा दाना का जो चना आता है वो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में करना चाहिए। इसके साथ में सबसे बात आती है कि पोषक तत्वों का कैसे प्रबंधन करें चने की फसल में। चने की फसल में हर 3 साल में जैसे असिंचित परिस्थिति है तो 8 से 10 टन गोबर की खाद खेत में हम मिलाए, और उसके बाद में 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करना प्रति हेक्टेयर। तो ये बुआई से पहले जितनी भी असिंचित परिस्थिति में जो बुआई होती है चने की, तो बुआई के पूर्व या बुआई के समय उड़ के उसको गहरी उड़ाई करके कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर उसको उड़ के हम लोगों को ये पोषक तत्व देना चाहिए। उसके बाद में हम लोग उसकी बुआई करें, और बुआई करते समय ये ध्यान रखना है कि यदि हमारी असिंचित परिस्थिति है तो थोड़ा सा गहरा बोए, कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे उसको बीज को डालें। और यदि सिंचित परिस्थिति है तो कम से कम 8 सेंटीमीटर के आसपास ही उसको डालें, 7-8 सेंटीमीटर के आसपास, जिससे हमारी फसल का उगाव सही हो सके। और उसके बाद में बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। हम खरपतवार कैसे प्रबंधन करेंगे, क्योंकि चने की फसल है उसमें पौधा इतना बड़ा नहीं होता है, तो खरपतवार को इस प्रकार से हमारे को प्रबंधन करना चाहिए। 15 अक्टूबर के आसपास जो समय होता है उस टाइम जब बुआई हम करेंगे खेत में, तो उसमें सबसे आपका जो पेंडामेथिलिन जो प्रीमर्जेंस जो खरपतवारनाशी है उसका उपयोग करेंगे। तो 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के बीज प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में 500 से 600 लीटर पानी मिला के बुआई के तुरंत बाद हम स्प्रे करके उसको खरपतवार का प्रबंधन इस प्रकार से कर सकते हैं। और खड़ी फसल में जब हम पहला पानी पिलाते हैं, फसल को सिंचाई करते हैं, उसके बाद में निराई कुड़ाई करके भी खरपतवार हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से चने की खेती हम लोग
इस कर सकते हैं। इसके साथ में हम दूसरी जो बात करें तारामीरा की खेती, तारामीरा की एक ऐसी फसल तेलीय फसल है जिसका जहाँ पे पानी की कमी है या जहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं है वहाँ ऐसी भूमि में तारामीरा को लगाया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और असिंचित परिस्थितियों में पाले का भी इस पर कम प्रभाव पड़ता है, इसको जानवर भी बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से तारामीरा की असिंचित परिस्थितियों में खेती कर सकते हैं, जिसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे को बात करने की उन्नत किस्मों का चयन करना है। तो उन्नत किस्मों की हम बात करें कि RTM 2002 है, RTM जो है 314 जो किस्म है, RTM 1351 है, RTM 1355 ये किस्में हैं। इन किस्मों का उपयोग करके हम अच्छा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बीज उपचार की हम बात करें कि इसमें जितनी भी बीमारियां और कीड़े आते हैं तो भूमि उपचार हमें इससे गुनालफोस 1.5% जो आता है दवा उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि को उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार में हम बात करें तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मैनकोजेब लगा के हम बीज को उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो बीमारियों और उससे हमारे को बीमारी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बीज उपचार कर सकते हैं। और तारामीरा की फसल के लिए हमारे को उन्नत किस्म का करीबन 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। और 15 सितंबर के बाद में हम तारामीरा की असिंचित परिस्थितियों में बुआई कर सकते हैं। पोषक प्रबंधन की हम बात करें मुख्य रूप से तो पोषक प्रबंधन में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत है। तो वो हम लोग जब बुआई करें उस टाइम में बिल्कुल इसको बुआई करते समय उड़ के देवे तो निश्चित रूप से पोषक तत्वों का भी प्रबंधन होगा। और खरपतवार की हम बात करें जब फसल हमारी 25 से 30 दिन की हो जाए तो हम निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को हम निकाल सकते हैं, जिससे खरपतवारों के कारण से जो नुकसान होता है उस नुकसान से हम बच सकते हैं और हमारे उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों फसलों की हम जो है खेती करेंगे हमारे किसान भाई तो निश्चित रूप से ये फायदा मिलेगा उन्नत तकनीकों के साथ में। किसान भाई और बहनों, अच्छे उत्पादन का आधार होता है सही तरीके से खेती की तैयारियां। अगर हम सही तरीके से खेती की तैयारियां कर लेते हैं तो हमें कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है, आज इस जानकारी को आप उपयोग में लाकर कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपनाएंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।